दोस्तों वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 7th पॉलिटी का चैप्टर 5 औरतों ने बदली दुनिया ये पढ़ेंगे और इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें ली गई है। तो यहाँ पर जो भी दिया जा रहा है आपको इस क्लास में, उसको बिना स्किप किए आप अच्छे से पढ़िएगा। आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए हम देखते हैं ये चैप्टर। यहाँ पर औरतों के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे उन्होंने दुनिया को बदल दिया। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में 83.6% महिलाएं जो होती हैं वो खेतों में काम करती हैं। ठीक, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 83.6%। ठीक है, प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। यहाँ पर देखिए ये सब काम कर रही है ना औरतें, तो ऐसे काम करती हैं। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ठीक, किसान मतलब, ये हमारी अवधारणा है, ऐसा लोगों ने धारणा बना ली है कि किसान मतलब पुरुष ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और स्रोत क्या है, 61वां नेशनल सैंपल सर्वे 2004 और 5 में क्या था कि रूढ़वादी धारणाओं में विश्वास हुआ करता था। कैसा रूढ़िवादी मीन्स, जैसे कि लड़के और लड़कियों में भेद करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आगे हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए रूढ़ियों को तोड़ा है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं। ठीक, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन थी? 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा। अब देखिए, अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने लगे हैं। एकदम डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो टाइम चला गया जब आपको एकदम इजी क्वेश्चंस दिए जाते थे। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको डीप नॉलेज होगा तभी आपको कोई भी छोटा से छोटा एग्जाम हो ना, उसके लिए आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए रूढ़िवादिता खत्म होती है। रूढ़िवादी मतलब रूढ़िवादी में क्या क्या आ गया कि देखिए लड़कियां जो होती है वो छोटे काम कर सकती है, लड़के जो होते हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं। ठीक है, जैसे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब रूढ़िवादी जो धारणा है वो अब खत्म हो रही है धीरे धीरे। बहुत सी लड़कियां हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रही हैं। ठीक, प्रशिक्षण ले रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लक्ष्मी की, अब यहाँ पर देखिए वो लक्ष्मी लाकरा जो थी, वो लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। कहाँ हुई? एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो मैं उसे करके रहती हूँ। मतलब उनमें क्या होता है, जोश आ जाता है कि नहीं मैं करके ही रहूँगी। तो लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, तब जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई, और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। ठीक है, तो उनका क्या था, दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ
और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊँ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ड्राइविंग हर ट्रेन नीतालाल वीमेंस फीचर सर्विस के रूप में सर्विस से रूपांतरित थी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे परिवर्तन के लिए सीखना, किस तरह से परिवर्तन के लिए सीखा जाता था। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक बच्चे संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चे के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। ठीक, अब क्या हो गया है, नॉर्मल हर स्कूल में बच्चे बहुत मतलब लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। अब हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं। ठीक, तो हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल आना जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। ठीक, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी पिछड़ी जगह है जहाँ पर लड़कियों को मतलब रूढ़िवादिता है, लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, लड़कों को पढ़ाया जाता है। फिर कहीं कहीं ऐसी बहुत सारी ऐसी भी जगह है जहाँ पर अभी इतना शिक्षा का विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है। परंतु देखिए अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। आज तो बहुत ज़्यादा फिर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन पहले क्या हुआ था कि पढ़ना लिखना लोग नहीं जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। देखिए मैंने अभी जो बताया कि यहाँ पर क्या है कि लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हार बुनकरी मतलब वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। जैसे कि कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। ठीक, चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। ठीक, भले वो सारा काम करे लेकिन चाक चलाने वाला ही कुम्हार कहा जाएगा। ठीक, ऐसा पहले हुआ करता था। फिर क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पहले की बात है कि शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, कुछ कहानियां हैं कुछ औरतों के बारे में, आइए हम इसको देख लेते हैं एक बार। एग्जाम में आएगा तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई रमाबाई करके थी, उनका जन्म 1858 में हुआ था और मतलब 18 उनका समय काल कितना था, 1858 से 1922 तक। अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की एक ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। ठीक, यहाँ पर ये पिक्चर है ना, यही है अपनी इनकी बेटी है, ये अपनी बेटी के साथ है। तो ये क्या थी, कभी स्कूल नहीं गई पर अपने माता पिता से इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, मतलब संस्कृत पढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। औरतों को तब तक ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। मतलब उस समय क्या होता था कि औरतों को तब यहाँ पर यह ज्ञान अर्जित मतलब वो संस्कृत नहीं सीख सकती थी, उनको यह अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1858 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया जहाँ विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। ठीक है, आज भी जो रमाबाई का मिशन था वो आज भी चल रहा है। इसके बाद एक राम सुंदरी देवी थी, उनका समय काल है 1800 से 1890 तक है। तो इनके बारे में भी कुछ चीज़ें आई हम देखते हैं।
इनके बारे में कहा जाता है कि 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में ये पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक, कितने वर्ष की अवस्था में? 60 वर्ष की अवस्था में। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उनकी पुस्तक अमर जीवोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। कौन सी? अमर जीवोन। ये क्या है? ये आत्मकथा है। किसने लिखा? राम सुंदरी देवी ने लिखा है। ठीक, राज सुंदरी देवी, राम नहीं, राज सुंदरी देवी। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ना लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा भी हो जाती है। ठीक, देखिए ये सारी अवधारणाएं जो है हमारे अतीत में रह चुकी हैं। तो इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया। उन्होंने असमानता से के अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहानियां, पत्र, आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। ठीक है, देखिए उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी। वो सुबह भोर में सुबह उठ जाती थी और काम अपना शुरू कर देती थी। उसके बाद जब आधी रात हो जाती थी तो भी वो काम करती रहती थी। ठीक है, और विश्राम भी नहीं करती थी। और जिस समय ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही थी वो मात्र 14 वर्ष की थी। ठीक, लेकिन क्या होता है ना, अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसके अंदर एक अभिलाषा मतलब जागने लगती है। तो यही उनके साथ भी हुआ। उनको एक ललक सी हो गई कि उनको भी पढ़ना लिखना है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको ऐसा हुआ कि उनको एक पांडुलिपि पढ़नी थी। ठीक, उन्होंने एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ने की इच्छा जागृत हुई उनमें। और फिर क्या हुआ कि बाद में जो है इन सब उनका जो विचार था, इन सब को लोगों ने विरोध किया कि नहीं, ये नहीं कर सकती है। बाद में उनके अंदर पढ़ने लिखने की इतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा हुई कि उनको स्वप्न आया कि मैं चैतन्य भागवत मतलब उनको क्या आया कि वो एक संत का जीवन परिचय पढ़ रही थी। ठीक है, मतलब ऐसा स्वप्न उन्होंने देखा, सपने में ये आया। फिर क्या हुआ कि ये सपना जैसे उनको आया, बाद में वो जो है जब काम कर रही होती थी, किचन में बैठकर जब खाना बना रही होती थी, और फिर उसके बाद मतलब खाना बनाती थी, उसके बाद जो है कुछ कुछ चीज़ें वो सुन कर मतलब उन्होंने पढ़ना सीखा सुन कर कि कैसे उनके जो है पति कैसे बात करते थे, किस बारे में बात करते थे। तो यहाँ ये जो चैतन्य भागवत जो था, इसके बारे में उन्होंने अपने पति के मुख से सुना। तो उसके बाद फिर उनको जो है वो पढ़ने की इच्छा हुई कि मतलब वो बुक ढूंढने लगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि उनको एक छुप के उन्होंने उसका एक पन्ना निकाल लिया उस बुक की, फिर उसको छुपा दिया। ठीक, और उस समय क्या था कि उसको छुपाना भी बहुत बड़ी कला होनी चाहिए उसके लिए भी, क्योंकि घर में बहुत सारे सब परिवार कैसा होता था कि सब लोग साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो ये होता था कि ऐसी जगह रखो कि कहीं किसी के हाथ न लग जाए। तो उस समय क्या हुआ था कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो ताड़ के पत्तों पर अक्षर बनाना सीख रहा था, अभ्यास कर रहा था। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको जब भी मौका मिलता वो क्या करती, पन्ने के अक्षर का मिलान करती, उसने जो लिखा था उसको मिलान करके अक्षर जो थे उसको याद कर लेती। ठीक, और इसी तरह उन्होंने शब्दों का भी मिलान करना सीख लिया धीरे धीरे, और उसको क्या करती थी, दिन भर सुनती रहती थी। इसी तरह धीरे धीरे जो है उनको ये चैतन्य भागवत पढ़ना आ गया। चैतन्य भागवत पढ़ने की उनको ये अवसर मिला, और फिर बाद में उन्होंने उसके बाद ये सब करते हुए उन्होंने जो है खुद ही अपने लेखन से लेख लिखकर संसार में जो भी स्त्रियां थी, स्त्रियों के जीवन के बारे में लोगों को जानने का अवसर दिया उन्होंने। ठीक, अब आइए देखते हैं एक रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का
उनका सपना। ठीक है, रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1832 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। उनके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने एक नए विचार रखती थी। उन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई। ठीक, तो सुल्ताना का स्वप्न किसने लिखा है? रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा है। ठीक, अब थोड़े से उसके बारे में जान लीजिए कि कहानी सुल्ताना नाम की एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कार्य चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूक और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन साराह के साथ यात्रा पर जाती है। तभी उनकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि जो रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कार्य चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह के शिक्षा के रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा से ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। ठीक, इसके बाद देखिए रामसोनी देवी और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी की स्थिति में विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की इस पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियों विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, बात सही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। ठीक, 2011 में हुई थी और उसके बाद कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या और स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का 40% शिक्षित था। ठीक, कितना? 40%। अब वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। कब की बात है ये? 1961 की बात है। इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों के पुरुषों की संख्या बढ़कर 82% हो गई। ठीक, कितना? 82%। और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई? 65%। ठीक, पुरुषों की कितनी? 82 और स्त्रियों की 65। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो लिख पढ़ सकते हैं और उन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है, इनके बीच का अंतर भी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक, सतत विकास लक्ष्य 4 में क्या हुआ था? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए क्वालिटी एजुकेशन, ये सतत विकास लक्ष्य 4 है।
ठीक, इसके बाद देखिए स्कूल शिक्षा के औसत वार्षिक ड्रॉप आउट कितने लोग निकल जाते हैं, ठीक, प्रतिशत में दिया है। तो प्राथमिक में 1 से 5 तक में 4.36 लड़के और 3.88 लड़कियां हैं, और योग में कितना टोटल 4.13%। और इसके बाद अनुसूचित जाति के लड़के 4.71% और लड़कियां कितनी है 4.20। इसी तरह इनका योग कितना बन रहा है 4.46, ठीक है। और लड़के में कितना है 7.02। फिर अनुसूचित जनजाति के बारे में लड़के हैं ये, और अनुसूचित जनजाति की लड़कियां 6.84 है, और इनका योग 6.93 है परसेंट में, ठीक, ये सब परसेंटाइल में है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऐसे जो है इतने जो है वार्षिक ड्रॉप आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। 2014-15 की बात कही गई है, ठीक। इतनों को क्या किया जाता है, ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, मतलब ये निकल जाते हैं, खुद ही किया नहीं जाता है, ये खुद ही निकल जाते हैं। फिर उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक की बात की गई है, इसका भी यहाँ पर ब्यौरा देखिए दिया गया है। इसके बाद माध्यमिक 9 से 10 की बात की गई है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं लड़कियों की सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को स्कूल छोड़ने का दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मतलब जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो और भी कम दर में पढ़ाई कर रही हैं, शिक्षित हो रही हैं। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों को के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल हैं, मतलब उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, ना ही शिक्षक हैं, ठीक है। यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो लाने ले जाने के लिए भी किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, ठीक। तो ये सब भी ज़रूरी है कि इन सब की भी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा भी नहीं उठा पाते, ठीक, गरीबी की वजह से भी ये नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2014 में ये अभियान चला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, आपका सीटेट में बहुत बार आया हुआ है। 2014 में ये अभियान कब चालू हुआ, इसीलिए देखिए मैंने एक ही पेज में इसको डाल दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो आपका कब शुरू हुआ है, 2014 में शुरू हुआ है, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे महिला आंदोलन के बारे में। जब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी है जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों में व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया गया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन का आंदोलन के हिस्से हैं। कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं, ठीक। तो कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। अभियान देखिए चलाया गया था। अभियान में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी शिक्षा दी जा सके। कब बनाया गया था ये अभियान, ये 2006 में। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने
कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थान में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। कब किया था? 1957 में किया था, सॉरी 1997 में किया था। ठीक है, एक और उदाहरण देखें तो इसमें है कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों में दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहिता युवतियों को अपने पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। ठीक, ये सब चीज़ें थी। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई है कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर निकल आई थी। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों को आदान प्रदान किया। अंततः क्या हुआ कि समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज के संबंधित कानून भी को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। ठीक, इसके बाद देखिए जागरूकता बढ़ाया गया कि औरतों ने अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य था। महिलाएं क्या करती थी? जगह जगह जाकर उनको जागरूक करती थी। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से यह संदेश लोगों के बीच पहुंचता था। इसके बाद देखिए सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठ गई। यहाँ पर देखिए। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर है कि विरोध करना जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। ठीक, उसके बाद बंधुत्व तो क्या हुआ? व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा था। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को होता है। क्या हुआ कि दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही है। ठीक, तो वाघा बॉर्डर पर कब ये से होता है? 14 अगस्त को होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका चैप्टर। ठीक, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। औरतों ने बदली दुनिया, क्लास 7 चैप्टर 5। ठीक, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।